जय श्री गणेश प्यारे विद्यार्थियों, मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आज जो हमारा अगला एकीकरण होने वाला है वह है जर्मनी का एकीकरण। किस तरह से जर्मनी का एकीकरण होता है, कौन कौन से पहलू हमारे बीच में आता है, कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सारी चीजें हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मात्र 1999 में मेहरा क्लासेस आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा इतिहास विषय की तैयारी करवा रहा है और भी बहुत सारे विषय मौजूद है। तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। बहुत अच्छे से, विस्तार से, व्यवस्थित तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज क्या क्या देखेंगे हम इसमें जर्मनी के एकीकरण में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में उसका परिचय जानेंगे कि भाई कैसे हमको एकीकरण करना है, एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जर्मन परिसंघ का अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, कितने राज्यों का प्रतिनिधि ने जर्मनी के एकीकरण में भाग लिया। ये सारी चीजें किसमें आएगी, परिचय में आएगी। फिर क्या एकीकरण ऐसे ही हो जाता है? जी नहीं। जैसे कि हमने पहले ही देखा था इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण में हमने कितनी सारी समस्याओं को फेस किया था। तो फिर कुछ कठिनाइयां भी हमारे सामने आएगी। कौन कौन सी कठिनाइयां होगी उस पर हम बात करेंगे। बाधाएं होगी। फिर आएगा राष्ट्रीय एकता के प्रयास, कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1848 की क्रांति को देखेंगे, किसने किस तरह से जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। फिर विलियम प्रथम व जर्मनी के एकीकरण, विलियम प्रथम के द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए ये देखेंगे हम। बिस्मार्क, हम जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, जिसमें पहले चरण में बिस्मार्क ने क्या करा, दूसरे चरण में क्या करा, तीसरे चरण में क्या करा, और ऐसी कौन सी घटना हुई जो तात्कालिक कारण के रूप में कि उस समय जर्मनी का एकीकरण करना अनिवार्य होगा। इस तरह से ये हमारा सारा रहेगा, जिससे हम जो सारे पहलू जो रहेंगे, सारे पॉइंट जो रहेंगे, ऐसे हम एक एक करके जर्मनी का एकीकरण करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, ये हम सब बैठे हुए हैं, है ना, किसको एक करने के लिए बैठे हुए हैं, हम जर्मनी को एक करने के लिए बैठे। ठीक है, तो चलिए जर्मनी का एकीकरण करते हैं। एकीकरण का मतलब ही होता है एक करना। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण सबसे पहले देखते हैं कि भाई एकीकरण करने के लिए हमें एक नेता की आवश्यकता होती है, एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हमने इटली का एकीकरण करा था तो हमने देखा था सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में क्या होता है, इटली का एकीकरण होता है। तो भाई जर्मनी का एकीकरण फिर किसके नेतृत्व में होता है? तो पहला कार्य हमारा होता है नेतृत्वकर्ता की खोज करना। तो किसके नेतृत्व में होता है? प्रिशा के नेतृत्व में होता है। किसका एकीकरण होता है? जर्मनी का। ठीक है, तो क्लियर है क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है कि भाई जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो हम कह सकते हैं किसके नेतृत्व में? प्रशा के नेतृत्व में। क्लियर। अब ये प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया, ये तो बात समझ में आ गई। पर यहाँ पर उस समय राजा कौन था, है ना? सीधा प्रश्न आएगा भाई कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वहां का राजा कौन था, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उस समय प्रशा में जो वंश राज कर रहा था वो था होहेन जोर्लन। इस वंश का क्या था? राज्य था। ठीक है, अब देखेंगे आगे कि कौन कौन सी घटनाएं थी, किस तरह से हमने जर्मनी को एकीकरण करने का प्रयास किया और कितने राज्यों ने पार्टिसिपेट करा। सबसे पहले हमने देखा था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो जन्मदाता है वो नेपोलियन है। पहले ही हमने बात कर ली थी। कैसे? क्योंकि नेपोलियन ने सभी जर्मन राज्यों को सभी जर्मन राज्यों को क्या करा था? जीत लिया। कब? 1806 में। और वहां पर एक संघ बनाया जिसका नाम था राइन संघ। पूछा जाता है भाई कि राइन संघ कब बना, तो कब बना? 1806 में। इसे राइन संघ नाम दे दिया। इन्हें और इन राज्यों का क्या बना? ये एक संघ, जिसे राइन संघ नाम दे दिया गया। ठीक है, जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें। क्लियर। अब ये छोटे छोटे राज्यों का एक संघ तो बन गया, लेकिन फिर आता है वियना कांग्रेस। कब होता है? 1815 में, जब नेपोलियन की पराजय होती है ना। तो वियना कांग्रेस में राइन संघ को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है।
और इसका नाम क्या कर दिया जाता है, जर्मन परिसंघ नाम से एक नया संघ बनाया जाता है, जर्मन परिसंघ। ये यही राइन संघ है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कितने राज्य हैं, 29 राज्य, ठीक है। और यही 29 राज्यों का प्रतिनिधित्व जर्मनी के एकीकरण में पार्टिसिपेट करता है। अब ये हमने देखा कि जर्मन परिसंघ बनाया गया 1815 की वियना कांग्रेस के द्वारा। अब ये परिसंघ तो बन गया, अब इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका जो अध्यक्ष था वह था ऑस्ट्रिया। तो उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष जो था वह था प्रशा। क्लियर यहां तक। और ये जो राज्य है इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हो गए, ठीक है। लेकिन फ्रैंकफर्ट में क्या हुआ, इन जर्मन राज्यों की एक संघीय संसद बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, डाइट। पूछा जाता है जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं, डाइट, ठीक है। और इसी में उन 40 राज्यों का क्या था, प्रतिनिधि ये क्या करते थे, भाग लेते थे। ध्यान रखिएगा, कैसे समझेंगे एक बार फिर से देखते हैं। जर्मनी का हम एकीकरण कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहा है इस एकीकरण का प्रशा, ठीक है। उस समय होहेन-जोर्लेन वर्ष का राजवंश का शासन चल रहा था प्रशा पर। नेपोलियन क्या करता है कि सभी जर्मन राज्यों का एक संघ बनाता है 1806 में, उसका नाम दे देता है राइन संघ। जब नेपोलियन की पराजय होती है तो वियना कांग्रेस के द्वारा इस जर्मन राइन संघ को भंग कर दिया जाता है और उसका नाम दिया जाता है जर्मन परिसंघ, जिसके अंतर्गत 39 राज्य होते हैं। इन 39 राज्यों में से जो अध्यक्ष होता है ऑस्ट्रिया, उपाध्यक्ष रहता है प्रशा, ठीक है। और इन जर्मन परिसंघ की एक संघीय संसद होती है जिसका नाम होता है डाइट, और इसी संघीय संसद में ये 39 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। बस यही परिचय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे हम, बाधाएं। कि जब हम जर्मनी का एकीकरण कर रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि हलवा है कि फटाफट से खा लिया, बहुत मुश्किलें आएगी किसी कार्य करने के लिए, बहुत समस्या आती है। लेकिन उन समस्याओं को फेस करके कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये सिखाता है हमें इटली का एकीकरण, ये सिखाता है हमें जर्मनी का एकीकरण। कहते हैं ना इतिहास हमें क्या सिखाता है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं, जी नहीं। अगर आप में सीखने की क्षमता है तो इतिहास हर कदम पर हर पल सिखाता है। जरूरत है सीखने की, जरूरत है समझने की। तो देखते हैं कौन कौन सी बाधाएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले वैचारिक भिन्नता, जो हमने इटली के एकीकरण में देखा था, सेम विचारों की भिन्नता यहाँ पर भी आएगी। वैचारिक भिन्नता के द्वारा भी इटली के एकीकरण में बाधाएं आएगी। इसे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हमने वैचारिक भिन्नता देखी थी कि कोई क्षेत्रीय भिन्नता होती है, राष्ट्रवाद की भिन्नता होती है, सब अलग अलग विचार रखते हैं ना। तो दूसरी जो प्रमुख बाधा है उसे समझने का हम प्रयास करेंगे इटली के एकीकरण के संबंध में, जो वो है विदेशी प्रभुत्व। विदेशी प्रभुत्व क्या होता है, विदेशी प्रभुत्व? इटली की भांति जर्मन राज्यों पर भी विदेशी नियंत्रण था, ठीक है। जैसे इटली पर विदेशी नियंत्रण था वैसे जर्मनी पर भी था। तो कौन कौन सा नियंत्रण था और किस किस का था वो देखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले आता है हमारा स्लेस्विग और होल्स्टाइन, ठीक है। स्लेस्विग और होल्स्टाइन, इन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। इसका नियंत्रण था डेनमार्क, ठीक है। दूसरा आता है हमारे सामने हनोवर, इस पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। ये पूछे जाते हैं किसका किस पर नियंत्रण था, किसका किस पर प्रभाव था। फिर आता है ऑस्ट्रिया, इसका नियंत्रण संपूर्ण जर्मनी पर था, ठीक है, संपूर्ण जर्मनी पर था। यानी मुख्य बाधक क्या हो गया,
मुख्य बाधक राज्य हो गया ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में मुख्य बाधक क्या था? मुख्य बाधक राज्य कौन सा था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, फिर जैसा इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और कौन था? फ्रांस। इधर भी फ्रांस आ जाएगा। ये भी जर्मनी के एकीकरण का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। इस तरह से ये विदेशी प्रभुत्व जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधा के तौर पर देखे जा सकते हैं। अब भाई फ्रांस को क्या दिक्कत आ रही थी, है ना? वो तो उसे तो होने देना था कि भाई चल ठीक है जर्मनी का एकीकरण होने दे। लेकिन दिक्कत क्या थी फ्रांस को कि वो ये नहीं चाहता था कि फ्रांस की सीमा पर कोई शक्तिशाली राज्य का क्या हो? उदय हो। बस, क्योंकि यही शक्तिशाली राज्य क्या करेगा? फ्रांस के लिए दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए वो ये नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अ, ब, स और ये द। अब देखेंगे हम तीसरे नंबर का जो हमारी बाधा है उसको, और वह है प्रतिक्रियावादी नीति। कैसे होती है प्रतिक्रियावादी नीति? इसमें क्या होता है कि वियना कांग्रेस का जो हमने देखा कि 1815 में निर्णय होता है, और उसके तहत ये निर्णय दिया जाता है कि जो जर्मनी पर जो जर्मनी है इस पर किसका प्रभुत्व होगा? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ये क्या कह देते कि भाई जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था वो था मेटरनिक। ये जो शख्स था ये बहुत ज्यादा क्या था? प्रतिक्रियावादी था। क्रिया की प्रतिक्रिया करना। तो उस समय क्या हुआ कि जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो इसलिए इसने क्या करा कि कुछ इस राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ नीति अपनाई। क्या करी? कुछ नीति अपनाई, कुछ आदेश दिए। अब वो आदेश हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से आदेश इसने दिए? तो इसने जर्मन राष्ट्रवादी कार्ल शेट बर्शेन स्विफ्ट आंदोलन का जो सदस्य होता है, जिसका नाम क्या होता है, इसी में लिख रही हूं मैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे इसमें कि जो जर्मन राष्ट्रवादी होता है इसका नाम होता है कार्ल शेड। ये कौन होता है? ये बर्शेन स्विफ्ट का बर्शेन स्विफ्ट आंदोलन का क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके द्वारा किसके द्वारा? कार्ल सेट के द्वारा रूसी लेखक जिसका नाम होता है कोट्जल्यू। ये थोड़े टफ नाम है पर समझने के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा। क्या नाम है? कोट्जल्यू या कत्जलीन। ठीक है, इसकी हत्या करने पर कौन किसकी हत्या करता है? ये होता है रूसी लेखक। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जब जर्मन कार्ल सेट जो बर्शेन स्विफ्ट आंदोलन का सदस्य होता है, ये क्या करता है? कोट्जल्यू की हत्या कर देता है। इसकी हत्या करने पर जर्मन राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए मेटरनिक क्या करता है? 1819 में जर्मनी के कार्लसबाद में जर्मन राज्यों का एक सम्मेलन बुलाता है। ठीक है, कहाँ बुलाता है? कार्लसबाद में। क्या बुलाता है? जर्मन राज्यों का सम्मेलन। ठीक है, अब ये जो सम्मेलन होता है उसमें कुछ आदेश दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आदेश क्या होता है कि राजाओं द्वारा विश्वविद्यालयों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्त करना। जो भी राजा है, ठीक है, इन राजाओं को क्या करना है? अपने विश्वविद्यालयों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना। अब यहां हमें क्या समझ में आ रहा? यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि युवाओं को अगर जो विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर अगर कोई विरोध करने का प्रयास करेंगे तो इनके जो नियुक्त प्रतिनिधि होंगे वो उन्हें वहीं कुचल देंगे। ठीक है, पहला आदेश ये दिया जाता है। 1819 में कार्लसबाद में जर्मन सम्मेलन बुलाया जाता है और इसमें से कहा जाता है कि भाई ये जो आदेश दिए जा रहे हैं ना, ये 1824 तक आपको स्थायी रूप से लागू भी करने हैं, ऐसा नहीं कि लिख के चले जाए। ठीक है, फिर दूसरा आदेश क्या देता है इसमें
कि विश्वविद्यालयों व पाठ्यक्रम पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, कि भाई आप इन विश्वविद्यालयों में क्या क्या पढ़ा रहे हो, इस पर किसका नियंत्रण होगा, इस पर होगा सरकारी नियंत्रण, ताकि सरकार को पता चले कि आप इन्हें देशभक्ति से ओतप्रोत तो नहीं बना रहे हो, ये हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, है ना। फिर था प्रेस पर सरकारी नियंत्रण, चूंकि उस समय प्रेस एक बहुत ही मजबूत तंत्र था जनमानस को जगाने के लिए, इसलिए इन्होंने क्या करा कि प्रेस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करा। और इसके लिए क्या करा, 20 पृष्ठों से अधिक की पुस्तक, यानी अगर ये प्रेस जो आप पुस्तक छाप रहे हो, इस पर यह अंकुश लगाएगा कि 20 पन्नों से अधिक की कोई भी पुस्तक आप नहीं छाप सकते, और अगर छापते भी हो तो उस पर पहले सरकार को आपको प्रेषित करना पड़ेगा कि क्या लिखा क्या नहीं, इस तरह से इस पर नियंत्रण स्थापित करना। तो ये कुछ बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण की जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भाई कि एकीकरण से क्या मतलब होता है। एकीकरण से मतलब होता है जो बिखरा पड़ा है, ये बिखरा पड़ा है, इसको एक करना, तो इसको यानी एक सूत्र में बांधना। तो इसको एक सूत्र में बांधने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस राष्ट्रीय एकता को कंप्लीट करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के लिए क्या क्या प्रयास करे गए, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वह था बौद्धिक आंदोलन। नाम से ही कुछ चीजें सब साफ पता चलती, चूंकि हम ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, जैसा कि अभी पहले ही मैंने बताया कि बौद्धिक यानी इसके नाम से स्पष्ट होता है कि भाई बुद्धि को जगाना है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने क्या लिखा होगा, इन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया होगा, इन्होंने पुस्तकें लिखी होगी, इन्होंने उपन्यास लिखे होंगे, यानी किसी न किसी तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसे जागृत करना, उसे इस आंदोलन का हिस्सा बनाना, उसे ये बताना कि भाई जर्मनी का एकीकरण कितना आवश्यक है ना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, हीगल ने दिया, फिक्टे ने दिया, हर्डर ने दिया, गेटे ने दिया, हेनरिच हॉफमैन ने दिया, अब इससे प्रश्न कैसे बनेंगे भाई, तो इसमें ये प्रश्न बनेंगे कि भाई निम्नांकित अगर पूछा जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण से कौन सा विद्वान संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण से कौन सा इतिहासकार संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण से कौन सा दार्शनिक संबंधित है, तो हमें इनके नाम याद होंगे तो हम बता देंगे भाई कि हीगल है, फिक्टे है, हर्डर है, गेटे है, हेनरिच हॉफमैन, ये किसके संबंधित है, ये संबंधित है जर्मनी के एकीकरण से। ठीक है, अब इसमें से एक एक करके देखेंगे किसने क्या कहा। जैसे हीगल क्या कहते हैं, हीगल कहते हैं कि शक्ति आधारित राज्य पर बल दिया। इन्होंने क्या करा कि एक ऐसे राज्य की स्थापना होनी चाहिए जिसके पास क्या हो, शक्ति हो। तो शक्ति आधारित राज्य पर ये क्या देते हैं, बल देते हैं। कौन देता है, हीगल। ठीक है, और क्या कहते हैं ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि शक्ति आधारित राज्यों पर इन्होंने बल दिया। और आप देखेंगे कि कालांतर में यानी कुछ समय पश्चात जो बिस्मार्क होता है वह इसी विचारधारा का क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, हीगल की विचारधारा का। ठीक है, हर्डर क्या कहते हैं, हर्डर कहते हैं कि मानव स्वतंत्रता के समर्थक जनता के आदर्श की विचारधारा, जनता के आदर्श की विचारधारा। कहने का मतलब यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि भाई मानव की स्वतंत्रता का जो समर्थक हो, कि एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, उसे जीवन जीने के लिए जो स्वतंत्रता आवश्यक हो,
ऐसी स्वतंत्रता का जो समर्थक हो और जो जनता की आदर्श विचारधारा को सम्मान करने वाला हो, ऐसे राज्य की स्थापना करने की बात कौन कर रहे हैं? हर्डर कह रहे हैं। उसके बाद में कैंट क्या कहते हैं? ई कैंट कहते हैं कि जर्मन उदारता को स्वतंत्रता का आदर्श प्रदान किया। इन्होंने क्या करा? जर्मन उदारता को स्वतंत्रता का आदर्श प्रदान किया, यानी सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने फोकस करा जर्मनी उदारता पर। उसके बाद में आता है हेनरिच हॉफमैन। क्या कहते हैं? सॉन्ग ऑफ जर्मनी की रचना। इनकी रचना के नाम याद रखना पड़ेगा। इनकी रचना है सॉन्ग ऑफ जर्मनी। यही पूछ ले भाई कि जर्मनी के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण कृति सॉन्ग ऑफ जर्मनी की रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कौन है? हेनरिच हॉफमैन है। और एक इन्हीं के संदर्भ में एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है एड्रेस टू द जर्मन पीपल। ठीक है, ये लिखते हैं फिक्टे। फिक्टे की पुस्तक का नाम है एड्रेस टू द जर्मन पीपल। ये पुस्तक है, इसने लिखी फिक्टे ने। तो इस तरह से ये बौद्धिक आंदोलन, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ पुस्तकें लिखी जाएगी, कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन होगा, कुछ कहावतें मिलेगी, कुछ कथन मिलेंगे, कुछ विचारधारा आएगी। इस तरह से पूरा मिलाकर एक बौद्धिक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। ठीक है, पहला ये प्रयास किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय एकता के लिए क्या प्रयास किया गया? तो दूसरा जो प्रयास किया गया वह था बर्शेन-सेफ्ट का योगदान। अभी हमने देखा था बर्शेन-सेफ्ट का जो आंदोलनकारी होता है, सदस्य होता है कार्ल सेड, है ना। बर्शेन-सेफ्ट का योगदान। अब क्या योगदान होता है बर्शेन-सेफ्ट का, वो देखेंगे। क्या करते हैं ये करते हैं जर्मनी में राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए सर्वप्रथम जेना विश्वविद्यालय में आंदोलन का प्रारंभ होता है। अभी हमने देखा था कि भाई कौन कौन सी बाधाएं थी। तो विश्वविद्यालय के जो लोग थे उन्हें प्रोत्साहित करना, उनमें जो अलग विचारधारा चल रही थी उनको एक तरफा करके राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास करना, ये सारी चीजें हमने अभी देखी थी। तो सबसे पहले बर्शेन-सेफ्ट का योगदान यही रहा कि इन्होंने क्या करा? जेना विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इसमें इस विश्वविद्यालय स्थापना नहीं करी, इस विश्वविद्यालय में आंदोलन प्रारंभ करा। ठीक है, और इसके जो छात्र थे 1815 में ट्रीटस्के के नेतृत्व में बर्शेन-सेफ्ट नामक संगठन की स्थापना होती है। इसके छात्र जिसका नाम क्या है? ट्रीटस्के। इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है? बर्शेन-सेफ्ट आंदोलन नामक संगठन की स्थापना होती। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है जो वियना कांग्रेस गठित किया गया था उसे खत्म करना। ठीक है, उसे ध्वस्त करना, उसे समाप्त करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। चूंकि एक संगठन बनता है, ठीक है, तो इस संगठन का कुछ वाक्य भी रहा होगा। तो बर्शेन-सेफ्ट का जो एक आदर्श वाक्य है वह है सम्मान, स्वतंत्रता और पितृभूमि। क्या क्या है? सम्मान, स्वतंत्रता और पितृभूमि। किसके आदर्श वाक्य है? ये इनके आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? एक संगठन है जिसके अंतर्गत जेना विश्वविद्यालय में आंदोलन का प्रारंभ होता है। और ये किसके नेतृत्व में होता है? 1815 ट्रीटस्की के नेतृत्व में होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है वियना संगठन को समाप्त करना, ध्वस्त करना, उसको पूरी तरीके से उसको मटियामेट करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस संगठन का जो आदर्श वाक्य होता है वो होता है सम्मान, स्वतंत्रता और पितृभूमि। अब अगर हमारे सामने प्रश्न पूछा जाए कि बर्शेन-सेफ्ट किससे संबंधित है, तो हम क्या कहेंगे? ये संबंधित है जर्मनी के एकीकरण से। स्थापना होती है 1815 में। यह आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? ट्रीटस्के के नेतृत्व में। उद्देश्य होता है वियना कांग्रेस को समाप्त करना। और इसका जो आदर्श वाक्य वह क्या है? सम्मान, स्वतंत्रता और पितृभूमि। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के जो प्रयास किए गए इसके अंतर्गत वह क्या है, वह है जालवरीन संघ की स्थापना। जालवरीन संघ की स्थापना। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये संघ क्या था। तो ये जो था यह जर्मन राज्यों का एक आर्थिक संघ था। ठीक है, आर्थिक संघ था, या यूं कहें कि चुंगी संघ था। और इसकी स्थापना का सुझाव जिसने दिया था वह था फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, स्थापना का सुझाव कौन देता है, फ्रेडरिक लिस्ट। क्या देता है, इसकी स्थापना का सुझाव देता है। ठीक है, इसका क्या काम था, फ्रेडरिक लिस्ट ने क्या कहा कि सीमाओं में निशुल्क व्यापार का सिद्धांत दिया है। क्या करा, निशुल्क व्यापार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसमें जाल सबसे पहले देखते हैं किससे संबंधित था, क्या नाम था, सुझाव किसने दिया, क्या कार्य था। ठीक है, अब देखेंगे जालवरीन संघ की स्थापना कब होती है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1819 में। प्रसा और स्वासबर्ग या सोंदर के मध्य कर मुक्त संधि होती है। किसके किसके मध्य होती है, प्रसा प्लस स्वार्जबर्ग के मध्य क्या होती है, कर मुक्त संधि होती है। और इसे क्या माना जाता है, सिर्फ एक समझौता माना जाता है। क्या होता है आगे कि भाई जब समझौता मान लिया गया तो आगे क्या होगा। अब इसके द्वारा क्या होता है कि कर मुक्त संधि कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में 1833 में 15 में स्थापना हुई। 1833 में इस संस्था के नियमों को मेटरनिक मान्यता दे देता है। अब मेटरनिक कौन होता है भाई मान्यता देने वाला, तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर है ना। और चूंकि पूरी जर्मनी पर उसका प्रभुत्व था तो वह स्वीकृति देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1834 में क्या होता है कि 18 जर्मन राज्यों के द्वारा इस संघ की वास्तविक क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, संघ बन जाता है। 1850 तक सभी जर्मन संघ इस संघ के क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। 1850 तक सभी जर्मन राज्य इसके सदस्य बन जाते हैं। चूंकि अभी हमने पीछे क्या देखा था कि स्टार्टिंग होती है इसकी कि भाई निशुल्क कर मुक्त हमें क्या करना है, व्यापार करना है। आर्थिक संघ या चुंगी संघ बनाया जाता है। सुझाव देता है फ्रेडरिक लिस्ट। उसके बाद में 1819 में इसकी शुरुआत होती है। एक समझौता होता है सबसे पहले किसके बीच में, प्रसा और स्वार्जबर्ग के बीच में होता है। इस समझौते के बाद में फिर 1833 में क्या होता है, मेटरनिक इस संस्था के नियमों को स्वीकृति दे देता है। 1834 में जब स्वीकृति मिलती है तो 1834 में 18 जर्मन राज्यों के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और संघ बनाया जाता है। 1850 में क्या होता है कि सभी जर्मन राज्य इसमें संघ के रूप में इसके सदस्य बन जाते हैं। और जब ये सब जर्मन राज्य सब सदस्य बनते हैं तब जा पकर क्या होता है, यहाँ पर प्रशा क्या बनता है, इस संघ का क्या बनता है, अध्यक्ष। ठीक है, संघ का नाम भी याद रखिएगा, जवारीन संघ। और इसका जो अध्यक्ष बनता है इस आर्थिक संघ का, वह कौन होता है, प्रसा। ठीक है, उसके बाद में इस संघ की स्थापना से आर्थिक दृष्टि से जर्मनी क्या हो गया, एक हो गया। क्यों हो गया, अब देखिए इस संघ क्यों महत्व रख रहा है। इस संघ का महत्व इसलिए क्योंकि पहले 18 राज्य मिले इसमें, फिर पूरा जर्मनी मिल गया, है ना। और फिर इसका एक अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया, प्रशा को। तो एक आर्थिक एकता तो अब आ गई, है ना। तो थोड़ा सा जर्मनी को एक करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। केटल भी क्या कहता है, केटल भी इस संघ के बारे में क्या कहता है, देखते हैं, इसे भी समझते हैं भाई। शुरुआत तो कर दी हमने। तो जालबरीन के निर्माण में भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग तैयार हो गया, दिख गया हमें, है ना। तो क्या कहते हैं कि जालबरीन
के निर्माण ने क्या करा था? जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खोल दिया था या प्रशस्त किया था या तैयार किया था, जो भी हो, ठीक है। जर्मनी में रेल मार्गों के विस्तार के महत्व के कारण फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मन रेल मार्ग का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये जनरल नॉलेज के लिए अगर पूछ भी ले, फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मन रेल मार्ग का, है ना, पर्टिकुलर नाम याद रखेंगे, जर्मनी या जर्मन रेल मार्ग का जनक, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई राष्ट्रीय एकता के प्रयास किए गए। अब देखेंगे हम 1848 की क्रांति और जर्मनी का एकीकरण। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा हमारे कौन कौन से पॉइंट कवर अप हो गए हैं। तो भी हमने देखा, परिचय हमारा कंप्लीट हो गया है, बाधाएं हमने देखी, राष्ट्रीय एकता के प्रयास देखे। अब हम देखेंगे 1848 में जो जर्मनी में क्रांति होती है उसका क्या इफेक्ट होता है जर्मनी के एकीकरण पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या एकीकरण के पर 1848 की क्रांति का क्या इफेक्ट होता है। 1848 में फ्रांस में तीसरी क्रांति हुई, ठीक है। बात किसकी हो रही है? फ्रांस की। अब भाई बात, चलो पहले देखते हैं, मैं फिर समझाती हूँ। 1848 की क्रांति, अब मुझे करना है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। मुझे किसका करना है? जर्मनी का एकीकरण। मैं बात करी हूं 1848 की फ्रांस की क्रांति की, तो मुझे ये कुछ यहां समझ में नहीं आता। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि जर्मनी के एकीकरण में दूसरा बाधक जो देश था वो फ्रांस भी था, है ना। हमने देखा था बाधाओं में, तो भाई यहाँ पे कुछ होगा तो इफेक्ट तो जर्मनी पे जरूर पड़ेगा, तो वही इफेक्ट पड़ा। अब चूंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये क्रांति 1848 की तीसरी क्रांति हुई, ठीक है। तो तीसरी क्रांति हुई तो भाई दो पहले और हुई होगी, हाँ बिल्कुल हुई। एक हुई 1790 की क्रांति, पहली क्रांति कहा जाता है जिसे, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड क्रांति है वह होती है 1830 में, और ये हो जाती है तीसरी क्रांति, ठीक है। अब इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा, है ना। क्रांति का मतलब भी होता है परिवर्तन, और परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन का इफेक्ट सब पर पड़ेगा, ठीक है। ये इसका इफेक्ट पड़ा यूरोपीय देशों पर, वो भी परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑस्ट्रिया, यहां पर भी क्रांति हुई, और क्रांति इस लेवल पे पहुंच गई कि वहां का जो प्रधानमंत्री था, जिसका नाम हमने देखा था क्या था, मेटरनिख, उसे क्या करना पड़ा? पद छोड़कर भागना पड़ा। क्या करना पड़ा? पद छोड़कर भागना पड़ा। और यही क्रांति हुई यहां पर भी 1848 में, तीसरी क्रांति। और यहां पर मेटरनिख का क्या होता है? पतन हो जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि मेटरनिख का क्या हो गया, पतन हो गया, तो जर्मन राज्यों में भी क्या हो गई? क्रांति हो गई। चूंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेन बाधक देश कौन था? ऑस्ट्रिया था। अब वहां पे जो उसका चांसलर था उसका पतन हो चुका है, तो फिर जर्मनी की जो जनता थी और वहां के जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने भी क्या करा? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक संसद का आयोजन करा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एक संसद का आयोजन होता है। कहां पर होता है? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। और जब आयोजन होता है तो यहाँ पर क्या विचार किया जाता है? संविधान निर्माण का। तो इसके लिए जो प्रशा के शासक होते हैं, पूछा जाता है ना कि जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा का शासक कौन था, तो जो प्रशा का शासक होता है, जिसका नाम होता है, सीधा पूछा जाता है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इसे संवैधानिक राज प्रमुख घोषित किया जाता है। संवैधानिक राज प्रमुख, क्लियर। लेकिन जो फ्रेडरिक चतुर्थ होता है, अपने निरंकुश राजतंत्री विचारधारा और राष्ट्रीय के भय के कारण इस संविधान को स्वीकार करने से क्या कर देता है?
मना कर देता है। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट संसद का कार्य क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है। लेकिन हाँ, फ्रैंकफर्ट संसद के 2 नारे जरूर थे, वो याद रखना पड़ेगा हमें। पहला नारा था इसका एकता और दूसरा नारा था स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस तरह से 1848 की क्रांति का प्रभाव पड़ता है, संविधान निर्माण की बात भी आ जाती है, लेकिन जो फ्रेडरिक चतुर्थ होता है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसे मानने से इनकार कर देता है। अब देखेंगे हम विलियम प्रथम और जर्मनी का एकीकरण। विलियम प्रथम जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान देता है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 1861 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद की घटना आप बता रहे हैं ना। अब कोई तो आएगा, वो कौन आता है, फिर आता है विलियम प्रथम। ये बनता है प्रशा का शासक। समय पूछ लेते हैं कभी कभी विलियम प्रथम का, तो समय याद रखिएगा, इसका समय है 1861 से 1888 तक, 3 अट्ठा। ठीक है, और जैसे ये शासक बनता है, सबसे पहले क्या कहता है, कोटेशन है कि प्रशा का भविष्य किस पर निर्भर है, प्रशा का भविष्य सैनिक शक्ति पर निर्भर है। प्रशा का भविष्य सैनिक शक्ति पर निर्भर है। अब ये इसका कोटेशन है, याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रशा को भविष्य में जर्मनी के एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है, तो उसके लिए उसे सैनिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ रहना होगा। ठीक है, जैसे ये शासक बनता है, सबसे पहला अपना युद्ध मंत्री किसे बनाता है, नाम याद रखेंगे, वॉन रून को। ठीक है, युद्ध मंत्री या रक्षा मंत्री से बनाता है। वॉन मॉल्टेक को अपना सेनापति बनाता है, ये युद्ध मंत्री, और सेनापति कौन होता है, वॉन माल्टेक। और इसी वॉन रून की सलाह पर, देखिए अब मेन कैरेक्टर आ रहा है जर्मनी के एकीकरण पर, कौन आ रहा है, वॉन रून की सलाह पर 1862 में बिस्मार्क को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब ध्यान रखिए, विलियम प्रथम बनता है 1861 से 88 तक। ठीक है, ये शासक रहता है। 1861 में प्रशा का शासक बनता है। शासक बनते ही ये युद्ध मंत्री बता देता है वॉन रून को, और सेनापति बनाता है वॉन मॉल्टेक को। ये जो युद्ध मंत्री होता है वॉन रून, इसकी सलाह पर ये कहता है भाई साहब बिस्मार्क को बनाइए प्रधानमंत्री, जर्मनी का एकीकरण कर देगा, आप किस तरह जा रहे हो, है ना। तो इस तरह से अब एंट्री होगी किसकी, बिस्मार्क की। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करता है। 3 चरणों में बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया जाता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण जानने से पहले हम जानेंगे बिस्मार्क को। बिस्मार्क का जन्म कब होता है, क्या स्थान था, फ्रैंकफर्ट की संसद ने प्रशा के प्रतिनिधि के रूप में से चुना भी था, नियुक्त किया भी था या नहीं किया था, थोड़ा बहुत मोटा मोटा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बिस्मार्क का जन्म कब हुआ। बिस्मार्क को देखेंगे, जन्म होता है सेम डेट जब मैं पैदा हुई थी, 1 अप्रैल 1815 में इनका जन्म होता है। अब 1815 में ऐसी कौन सी अंतरराष्ट्रीय घटना हुई थी जिसने स्पेशली फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को बहुत प्रभावित किया था, तो वो था वियना कांग्रेस, है ना। और उसी के बाद में 1815 में जैसे बिस्मार्क का जन्म होता है, तो सोचिए जर्मनी के एकीकरण का भविष्य आ जाता है ना, 1 अप्रैल 1815 को। वैसे अप्रैल में पैदा होने वाले और विशेषकर 1 अप्रैल को पैदा होने वाले लोग होशियार होते हैं, है ना। स्थान है प्रशा के ब्रेडबर्ग में, कहाँ है, ब्रेडनबर्ग में। कुलीन परिवार में इनका जन्म होता है। अब जो हमने देखा था कि 47-48 में फ्रैंकफर्ट की संसद का आयोजन किया जाता है,
इसमें इसे नियुक्त किया जाता है बकायदा। किस रूप में? प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यहीं पे तीनों चरण देखने पड़ेंगे हमको। अभी तो हम सिर्फ किसे देख रहे हैं? बिस्मार्क को देख रहे हैं। प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होता है। और ये जो नियुक्ति है, ध्यान रखिएगा, ये जो 1848 47 48 की जो नियुक्ति है फ्रैंकफर्ट की संसद की, ये प्रथम राजनीतिक नियुक्ति होती है। किसकी? बिस्मार्क की। ठीक है, उसके बाद में 1859 से 62 के बीच में रूस में प्रशा का राजदूत रहा। ये कहां पर? रूस में। किस रूप में रहा? प्रशा के राजदूत के रूप में। कहां पर रहा? रूस में भी कहां पर रहा? तो सेंट पीटर्सबर्ग में रहा। ठीक है, उसके बाद में मार्च 1862 में से सितंबर 1862 तक ये क्या रहता है? फ्रांस में प्रशा का राजदूत। कहां पर रहता है? पेरिस में। यहां पर किसका रहा? रूस में प्रशा का राजदूत रहा 59 से 62 तक। फिर मार्च 1862 से सितंबर 1862 तक प्रशा का राजदूत रहा, फ्रांस का राजदूत रहा, फ्रांस में राजदूत रहा। प्रशा का राजदूत बनके फ्रांस में राजदूत रहा। और बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। कहां पर रहा? पेरिस में। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 23 सितंबर 1862 को विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बुला लिया और क्या बनाया? ऐसे चांसलर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, और बिस्मार्क ने विलियम प्रथम से उस समय क्या कहा था कि संसद के साथ संघर्ष में मैं नष्ट हो सकता हूं पर श्रीमान का साथ नहीं छोड़ूंगा। एक तो संसद में भी साथ निभाऊंगा और संघर्ष में भी मैं क्या करूंगा? श्रीमान यानी विलियम प्रथम, श्रीमान मैं आपका साथ निभाऊंगा। ठीक है, बिस्मार्क ने चांसलर बनने के बाद प्रशा की संसद में कहा था कि विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुमत व भाषणों से नहीं होता बल्कि रक्त व लोह की नीति से समाधान होता है। ठीक है, बिस्मार्क ने रक्त व लोह की नीति अपनाई, इससे हमें पता चल जाता है। और इसके तहत इसने जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए 3 युद्ध किए, यानी 3 चरणों में। ठीक है, पहला युद्ध होता है 1864 में डेनमार्क से। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है 1866 में ऑस्ट्रिया से, और तीसरा युद्ध होता है 1870 में फ्रांस से। ठीक है, यदि इन 3 चरणों को अब हमें देखना है, जिनसे भी युद्ध हुए उनसे संधियां हुई होगी, तो ये युद्ध और संधि जोड़ी बनाओ में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण से तात्पर्य यहाँ पर होगा जो डेनमार्क से युद्ध होता है और उसके बाद जो गेस्टाइन समझौता होता है, जो बहुत बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो प्रथम चरण के अंतर्गत कौन सा युद्ध आएगा? डेनमार्क का प्लस गेस्टाइन समझौता। कब से कब तक होता है डेनमार्क का युद्ध? ये होता है 1864 से 65 के बीच में। किन दो राज्यों के बीच में होता है? तो ये जो होता है, जो डेनमार्क के पास जो होलेस्टाइन और स्लेस्विग नामक जो 2 जर्मन राज्य होते हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है। ठीक है, ये जो डेनमार्क है इसके पास 2 राज्य हैं। कौन कौन से? पहला है होलेस्टाइन और दूसरा है स्लेस्विग। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए, दोनों राज्य किसके हैं? जर्मनी के हैं। जो किसे वियना का कांग्रेस के तहत किसे मिले थे?
डेनमार्क को। तो ये जर्मन राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, युद्ध किया जाता है। ठीक है, डेनमार्क ने 1852 की लंदन की संधि का उल्लंघन करते हुए इन दोनों सुरक्षित राज्यों को 1863 में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1863 में मिलाता है। प्रसा ने इसका विरोध किया और ऑस्ट्रिया को लेकर फरवरी 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखिएगा, प्रसा इसका विरोध कर रहा है इन दोनों राज्यों को मिलाने का, और उसके बाद में किसके साथ में मिलकर, तो ये ऑस्ट्रिया के साथ लेकर किसके ऊपर आक्रमण कर देता है, डेनमार्क के ऊपर। कब करता है, 1864 में। अब इस युद्ध में डेनमार्क क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अक्टूबर 1864 में ही डेनमार्क ने क्या करा, प्रसा व ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि करी, वियना की संधि करी। डेनमार्क और प्रशा के मध्य होती है। इस संधि के अनुसार क्या तय होता है कि होलेस्टाइन, स्लेस्विग और ताइनबुर्ग के क्षेत्र प्रशा व ऑस्ट्रिया को सौंप दिए तथा यह स्वीकार किया कि इन क्षेत्रों के संबंध में ऑस्ट्रिया व प्रशा जो भी निर्णय करेंगे वो डेनमार्क को स्वीकार होगा। क्लियर। तो ये पहली संधि, इस युद्ध के तहत जो संधि होती है वह होती है वियना की संधि। वियना की संधि होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, क्या कौन कौन से क्षेत्र देना कबूल कर लेते हैं, होलेस्टाइन, स्लेस्विग और एक और प्लस इसमें होता है, और उसका नाम है ताइनबुर्ग। ताइनबुर्ग भी दे दिया जाता है। ठीक, ये तीनों क्षेत्र दे दिए जाते हैं और वियना संधि के तहत ये स्वीकार किया जाता है कि जो भी निर्णय होगा उसे डेनमार्क क्या करेगा, स्वीकार करेगा। ऑस्ट्रिया और प्रशा जो भी निर्णय करेंगे उसे डेनमार्क स्वीकार करेगा। इसलिए अब बात किस पर ढोल दी जाती है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। क्लियर, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच बात रहती है। तो ये दोनों समझौता करते हैं। कौन सा समझौता, गेस्टाइन समझौता। ये पूछा जाता है परीक्षा में। ये कब होता है गेस्टाइन समझौता, ये होता है 14 अगस्त 1865। प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य होता है ये गेस्टाइन समझौता। अब इसमें कौन कौन सी शर्तें रखी जाती है, तो सबसे पहले दो क्षेत्र हमने देखे थे, है ना। ये जो होलेस्टाइन का क्षेत्र होता है ये दिया जाता है ऑस्ट्रिया को, और ये स्लेस्विग का क्षेत्र है ये दिया जाता है प्रशा को। दोनों खुश। जो ये लाइनबर्ग है, ये क्षेत्र प्रशा ने ऑस्ट्रिया को कीमत देकर खरीदा। किसे, इसे प्रशा ने किससे खरीद लिया, ऑस्ट्रिया से खरीद लिया पैसे देकर। जिससे क्या हुआ कि कील की नहर पर अब कील की नहर पर किसका अधिकार हो गया, प्रशा का अधिकार हो गया। कील की नहर एक मुख्य नहर होती है जो कहां पर थी, लाइनबर्ग में थी। ठीक है, इस तरह से यह प्रथम चरण में बिस्मार्क के द्वारा बहुत समझौता किया जाता है, बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तभी क्या कहता है, इस समझौते के अवसर पर बिस्मार्क का एक बहुत फेमस कथन है, पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या कहता है ये, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या कह रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या, कि कोई ऑस्ट्रियन राजनयिक ऐसा होगा जिस प्रकार के समझौते पर क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा। कि कोई ऑस्ट्रियन राजनयिक ऐसा होगा जिस समझौते पर क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा। और दूसरा मत उसका एक और आता है कि बिस्मार्क कहता है कि समझौते को अस्थायी मानता था तथा क्या कहता था कि हमने दरार को कागज से ढक दिया है। क्या कहता है ये, हमने दरार को कागज से ढक दिया है। प्रश्न कैसा आता है इसके संदर्भ में, प्रश्न ऐसा आएगा भाई कि हमने दरार को कागज में ढक दिया। बिस्मार्क ने किस समझौते के अवसर पर कहा था, कि समझौते को न मानने या स्थायी मानने के अवसर पर कहा था, तो वो आएगा गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865। क्लियर। उसके बाद में आता है हमारा दूसरा चरण। पहले चरण में क्या देखा हमने, पहले चरण में देखा डेनमार्क से जो युद्ध होता है वो,
और उसके तहत कौन सा समझौता होता है? गेस्टाइन समझौता। ये देखा हमने कब होता है? 14 अगस्त 1863 को। और इसके तहत ऑस्ट्रिया को हेलेस्टाइन दिया जाता है, स्लेसबर्ग प्रशा को दिया जाता है। प्रशा इसे लाइनबर्ग को पैसे देकर खरीद लेता है और इस तरह से क्या होता है? अब बारी आती है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में बिस्मार्क क्या करते हैं, चलिए वो जानते हैं। अभी हुआ था जो युद्ध हुआ था डेनमार्क से। अब जो दूसरे चरण में होता है, द्वितीय चरण, उसमें होता है ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है। पहले ही कह दिया था पहले चरण में ही कि जो ऑस्ट्रिया से गेस्टाइन समझौता होता है, ये क्या होता है? ये सिर्फ हमने इसलिए करा कि सिर्फ हमें कागज पर क्या भरनी है? दरार भरनी है, या फिर यूं कहें कि इस दरार को हमने किससे ढक दिया? कागज से ढक दिया, ऐसा बिस्मार्क ने कहा था। तो डेफिनेटली अगला युद्ध होना तय था, तो इसलिए दूसरे चरण में होता है ऑस्ट्रिया से युद्ध। युद्ध हुआ तो फिर क्या होगी? संधि भी होगी। कौन सी संधि होती है? प्राग की संधि। कब होती है ये? 1866 में। ठीक है, इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जर्मनी का हॉलेस्टाइन प्रदेश ऑस्ट्रिया के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, जो कि अभी हमने अभी देखा था कि डेनमार्क से इसने लिया था, और उसमें ऑस्ट्रिया को मिला था हॉलेस्टाइन प्रदेश। ये पूरी तरह किसके नियंत्रण में था? हॉलेस्टाइन ये था जिसे मिला उसके नियंत्रण में रहेगा, ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। तथा जर्मनी के अधिकांश राज्यों पर भी किसका प्रभुत्व था? जर्मनी के दूसरे राज्यों पर भी किसका नियंत्रण था? ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, प्रभुत्व था उसका। अतः जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया से युद्ध करना क्या हो गया था? आवश्यक हो गया था कि अगर आपको जर्मनी का एकीकरण करना है तो जो मुख्य बाधक देश है कौन सा है? वो ऑस्ट्रिया। इससे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 1866 में 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध होता है। कब शुरू होता है ये शुरू होता है 3 जुलाई 1866 को। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध। चूंकि यह युद्ध 7 सप्ताह तक चला, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 7 सप्ताह का युद्ध। इस युद्ध में जर्मन राज्य जैसे बवेरिया, ब्लूटेनबर्ग, बेडेन, सैक्सनी, हनोवर, हेस कासेल, नास आदि ने क्या करा? ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और उसे प्रशा के साथ क्या करनी पड़ी? प्राग की संधि करनी पड़ी। युद्ध में किसकी पराजय होती है? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध होता है, पराजय हो जाती है इसकी, और एक संधि होती है जिसे कहते हैं प्राग की संधि। प्राग की संधि। प्राग की संधि में क्या क्या शर्तें होती है और ये कब होती है? तो जो प्राग की संधि होती है वो होती है 23 अगस्त 1866 को। ठीक है, 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि होती है। हॉलेस्टाइन का प्रदेश ऑस्ट्रिया से लेकर किसे दे दिया जाता है? मेन जड़ी यही थी, है ना। तो हॉलेस्टाइन दे दिया जाता है किसे? प्रशा को। वेनेशिया किसे दे दिया जाता है? वेनेशिया दिया जाता है इटली को। प्रशा ने ऑस्ट्रिया से क्या लिया? 30 लाख पौंड युद्ध का हर्जाना भी लिया। कितना लिया? 30 लाख पौंड क्या लिया? युद्ध का हर्जाना। हॉलेस्टाइन और स्लेस्विग पर पूर्ण रूप से अब किसका अधिकार हो गया? प्रशा का अधिकार हो गया। और 1815 में वेना कागज द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जर्मन परिसंघ भी अब क्या हो गया? समाप्त हो गया।
इस तरह प्रशाक के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी के राज्य का क्या हो गया, एक संघ बन गया और ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है तीसरा चरण। अब इस तीसरे चरण में जो दूसरा प्रमुख राज्य है जो इस एकीकरण में बाधक रह रहा है वो है फ्रांस। तो चलिए इससे युद्ध करते हैं। फ्रांस से युद्ध करेंगे, कौन करेंगे, बिस्मार्क करेंगे, ठीक है। और जब फ्रांस से युद्ध करेंगे तो फसे फ्रांस और फसे फ्रैंकफर्ट की संधि होगी, ठीक है। युद्ध कब से कब तक चलेगा, 1870 से 1871 तक चलेगा। ये अब उत्तरी जर्मनी के राज्यों का संघ बन गया। अब हमें चाहिए दक्षिणी जर्मनी के राज्य भी चाहिए, ठीक है। और इस दक्षिणी जर्मनी पर किसका प्रभुत्व था, दक्षिण जर्मनी पर था फ्रांस का प्रभुत्व। अतः प्रशाक के लिए फ्रांस से युद्ध करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। तभी जाकर क्या होगा, पूरी तरह से जर्मनी का एकीकरण होगा। तो तीसरे चरण में होता है फ्रांस और प्रशा का युद्ध, और जिसके बीच बिस्मार्क ने सेडोवा के युद्ध में प्राग की संधि में ही बो दिए थे। और इस युद्ध के संदर्भ में एक बहुत फेमस कथन है थियर्स का। क्या कहता है वो कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि किसकी हार हुई थी, फ्रांस की, ठीक है। लिख देती हूं मैं, सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि फ्रांस की हार हुई थी। और चूंकि ऑस्ट्रिया हार चुका था तो फ्रांस पर बिजली गिरना तय था, जो कि हुआ भी। तीसरे चरण के अंतर्गत जो बिस्मार्क होता है वो जाता है और फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद में फ्रांस ऑस्ट्रिया से प्राग की संधि में उदारता के लिए नेपोलियन तृतीय को मध्यस्थता के लिए क्या करता है, आमंत्रित न करना। सबसे प्रमुख तो कारण यही था कि अपन कैसे कहे भाई कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि फ्रांस की हार हुई थी और इसने बीज बो दिए थे, तो कैसे हम कहेंगे। तो उसका जो पहला कारण क्या था, पहला कारण यह था कि जब प्राग की संधि हुई तो उसमें नेपोलियन तृतीय को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। लग्सबर्ग का प्रसंग, जो नेपोलियन तृतीय हॉलैंड नीदरलैंड से लग्सबर्ग का प्रदेश खरीदना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क के विरोध के कारण क्या करा, उसे खरीदने में विफल रहा। इससे ऑस्ट्रिया भी रुष्ट था। और मेन चीज था कि बिस्मार्क को पता था कि अगर जर्मन संघ, दक्षिण जर्मन संघ नहीं बनाया गया, उन राज्यों को नहीं मिलाया गया, तो जर्मनी का एकीकरण क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 चरणों में होता एक बहुत ही फेमस जो क्या कहते हैं इसे, जर्मनी का एकीकरण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे कि तत्कालीन ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके द्वारा फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध होता है। फिर हम फ्रैंकफर्ट की संधि देखेंगे। अब एक ऐसी घटना घटित होती है कि फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध अनिवार्य हो जाता है। तात्कालिक कारण जिसे कहते हैं कि तत्काल ऐसी घटना घटना जिससे क्या होता है, युद्ध की अनिवार्यता सुनिश्चित हो जाती है। वो जो तात्कालिक कारण था वो था एम्स तार की घटना। एम्स तार की घटना कब होती है, एम्स तार की घटना? अब देखते हैं एम्स तार की घटना होती क्या है, कब घटित होती है, क्या सारी चीजें होती है। इसमें क्या होता है कि एम्स तार की घटना का जो संबंध रहता है स्पेन के उत्तराधिकार के लिए होता है, ठीक है। एम्स तार की घटना का संबंध किससे होता है, स्पेन के उत्तराधिकार के लिए। अब ये बात स्पेन की हो रही है और झगड़ा हो रहा है किसके बीच में, फ्रांस और प्रशा के बीच में। देखिए यही तो चीज है। इसके संबंध में 13 जुलाई 1870 को प्रशा के सम्राट, कौन है भाई प्रशा के सम्राट, सभी को पता है कौन है, विलियम प्रथम, और फ्रांस के राजदूत, और फ्रांस के राजदूत कौन है भाई, बेनेडिटी। इनके मध्य में एम्स नामक स्थान पर क्या होती है, दोनों के बीच में मुलाकात होती है। मुलाकात का विवरण सम्राट ने तार के माध्यम से बिस्मार्क के पास भेजा। किसके माध्यम से भेजा, तार के माध्यम से। इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बीच में बातचीत होती है वो होता है एम्स नामक जगह पर।
तार के माध्यम से बिस्मार्क को कहा जाता है कि भाई हमारे बीच में ये बातचीत हुई। बिस्मार्क ने तार की सूचना को शब्दों के परिवर्तन के साथ क्या कर दिया, ध्यान रखिएगा। एम्स में घटना होती है, एम्स में मुलाकात होती है, तार के माध्यम से ये सूचना पहुंचाई जाती है किसे, बिस्मार्क को। बिस्मार्क क्या करता है कि इसमें शब्दों के बदलाव के द्वारा बदलाव करके दोनों देशों के अखबारों में छपवा देता है। कौन से दो देशों की बात हो रही है, फ्रांस और प्रशा, ठीक है। अब शब्दों का जो उलट फेर होता है ये दिक्कत दे देता है। बिस्मार्क तार की सूचना को शब्दों के परिवर्तन के साथ छपवा देता है अखबारों में, जिससे क्या होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति आक्रोश उत्पन्न होगा और इसी वजह से तैयारी इस कदर हो जाएगी कि फ्रांस प्रशा तो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार था, भाई उसे करना ही था, बिस्मार्क ने सोच रखा था। लेकिन इस युद्ध में अब क्या, ये तो आक्रोश में फ्रांस भी कूद गया कि अब ये युद्ध यहाँ पर क्या हो गया, अवश्य भावी हो गया। बिना युद्ध की तैयारी के फ्रांस क्या करता है, 15 जुलाई 1870 को प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। बिस्मार्क पहले से ही तैयारी में था और उसकी कूटनीति के तहत ही तो ये युद्ध हो रहा था, वो तो चाहिए ही रहा था, तो वैसा ही हुआ। प्रशा के सेनापति कौन है, हमने पहले ही देखा था, वॉन मॉल्टेक। इनके नेतृत्व में प्रशा ने फ्रांस को अनेक स्थलों पर क्या करा, पराजित करा। लेकिन दोनों के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ और 1-2 सितंबर 1870 को सेडान, ध्यान रखिएगा वो सेडोवा था, ये सेडान है, सेडान के नामक स्थान पर युद्ध हुआ। कब होता है, 1 से 2 सितंबर को, फ्रांस और प्रशा के बीच में। इस सेडान के युद्ध में फ्रांस निर्णायक रूप से क्या हो जाता है, फ्रांस पराजित हो जाता है, प्रशा जीत जाता है और नेपोलियन तृतीय को 84,000 सैनिकों के साथ में क्या करना पड़ता है, ध्यान रखिए कितने सैनिकों के साथ में, 84,000 सैनिकों के साथ में नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और इससे क्या हो जाता है, अब युद्ध खत्म हो गया, फ्रांस की पराजय हो गई। तो इसी के तहत इस पराजय की सूचना जब पेरिस पहुंचती है तो वहां गेम्बेटा के नेतृत्व में क्रांति होती है और राजतंत्र के स्थान पर तृतीय गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। गणतंत्री सरकार को भी अनेक स्थानों पर पराजय का सामना करना पड़ता है। और इसी के बाद में प्रशा के साथ क्या होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, ठीक है। किसकी संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि। कब होती है, 10 मई 1871 को। अब इसमें क्या क्या शर्तें होती है कि इसमें कहा जाता है कि फ्रांस ने युद्ध के हर्जाने के रूप में 20 करोड़ पौंड जो प्रशा को 3 वर्ष में देना स्वीकार किया था, युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, फ्रांस को देना पड़ेगा। कितने, 20 करोड़ पौंड। कितने सालों में, 3 सालों में, ठीक है। क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करने तथा जर्मन सेना फ्रांस के खर्चे पर उत्तरी फ्रांस में रहेगी। भाई जब तक आप क्षतिपूर्ति की रकम नहीं दे सकते तब तक जर्मन सेना कहाँ पर रहेगी, फ्रांस में रहेगी। और ध्यान रखिएगा खर्चा कौन वहन करेगा, फ्रांस ही इस सेना का खर्चा भी वहन करेगा। फ्रांस को अल्सास व लॉरेन के दक्षिण प्रदेश किसको देना पड़े, प्रशा को देना पड़े। कौन कौन से, अल्सास प्लस लॉरेन। और फ्रैंकफर्ट की संधि से पूर्व ही 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के वर्साई के शीश महल में बिस्मार्क ने एकीकृत जर्मनी साम्राज्य उसके संविधान की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। पूछा जा सकता है 18 जनवरी 1871 में ये क्या, ध्यान रखिएगा 18 जनवरी 1871 में ही जर्मन संविधान की घोषणा कर दी गई थी भाई साहब। और ये संधि हो रही है 10 मई 1871 को। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के पूर्व ही जर्मन संविधान की क्या कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी। तो इस तरह से ये 3 चरणों में जर्मनी का एकीकरण होता है। और जब जैसे ही विलियम प्रथम को इस एकीकृत जर्मनी का क्या बनाया जाता है, सम्राट घोषित कर दिया जाता है। विलियम प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। बिस्मार्क क्या बन जाता है, चांसलर बन जाता है, चांसलर बन जाता है। बर्लिन को एकीकृत जर्मनी की राजधानी घोषित कर लिया जाता है। बर्लिन क्या बन जाती है, राजधानी बन जाती है।
ठीक है, तो ये इस तरह से जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होता है। अब कुछ तथ्य जो जर्मनी के एकीकरण के संबंध में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि भाई क्या क्या है, तो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है? सबसे पहले बिस्मार्क की पुस्तक देखते हैं, अगर पूछ ले तो। बिस्मार्क की पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रेमेनिसेंसेस। क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रेमेनिसेंसेज। किसकी पुस्तक है ये? बिस्मार्क की पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या लिखा है? इसी में लिखा गया है कि मैं इस युग की उस भावुकता से डरता हूं जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता है। ये किसका कथन है? बिस्मार्क का कथन है। अब बिस्मार्क के संबंध में विलियम प्रथम कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिस्मार्क, ये पूछा जाता है ना, बिस्मार्क एक ऐसा जादूगर है, बिस्मार्क एक ऐसा जादूगर है जो एक साथ पांच गेंदों के साथ खेलता है। वो पांच गेंदें कौन सी है वो भी बताऊंगी मैं आपको। और ये जो पांच गेंदों के साथ तो खेलता ही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें से दो गेंदें हमेशा कहाँ रहती है? हवा में रहती है। तो पांच गेंदें कौन सी, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इसमें से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, रूस है और है इटली। इन पांच गेंदों से कौन खेलता था? बिस्मार्क खेलता था, इन पांच देशों से। ये एक प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है, ठीक है। बिस्मार्क ने पूर्वी समस्या पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था, क्या कहा था? कि विश्व युद्ध होगा और यह कहां से होगा? पूर्व से होगा, और मैं उसे नहीं देखूंगा। लेकिन क्या करोगे? आप देखोगे। लिप्सन कहता है, क्या कहता है लिप्सन बिस्मार्क के बारे में? कि जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण जनता का कार्य न होकर जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण जनता का कार्य न होकर केवल एक व्यक्ति का कार्य। कौन कह रहा है? ये लिप्सन कह रहा है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। तो इस तरह से ये हमने हमारे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए है ना। इसमें हमने परिचय देखा, कौन कौन सी बाधाएं आती है, राष्ट्रीय एकता के लिए क्या प्रयास किए करे गए, 1848 की क्रांति, विलियम प्रथम और जर्मनी के एकीकरण में इनका क्या योगदान रहा, बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण, पहले चरण में डेनमार्क से युद्ध, दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया से युद्ध, तीसरे चरण में फ्रांस से युद्ध, तात्कालिक कारण एम्स तार की घटना और जर्मनी का एकीकरण। इस तरह से हमने सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से समझा, जाना। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मात्र 1999 में आपको क्या मिल रहा है? MPTET का कोर्स मिल रहा है। कोई बड़ा अमाउंट नहीं, जल्दी से अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, वो भी किसके साथ? मेहरा क्लासेस के साथ, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आपको सफल होना है। दीजिए मुझे इजाजत, जल्दी मिलते हैं। जय श्री गणेश।